रुचि के पति के जाने के बाद रुचि की जिंदगी पूरी तरह से बिखर गई थी। लेकिन रुचि अपने ससुराल वालों के बारे में बहुत सोचती थी, इसीलिए इतना कुछ हो जाने के बाद भी वो अपने परिवार को छोड़कर कहीं नहीं जाती, बल्कि उनके साथ ही खड़ी रहती है। ऐसे ही एक दिन रुचि सब्जी लेने बाजार के लिए जा ही रही होती है कि तभी उसकी सास लता उसे टोकती हुई बोलती है, बहू कहाँ जा रही है? माँ जी सब्जी नहीं है घर में, तो मैं बस बाजार ही जा रही थी सब्जी लेने। बहू तू वैसे भी इतना काम करती है और अब सब्जी लेने भी तू ही जाएगी। अरे काव्या कहाँ है? उसे बोल दे, वो ला देगी। अब ये सब काम तो वो भी कर सकती है ना। माँ जी वो अपने कमरे में सो रही है, थोड़ी थकी सी लग रही थी, इसलिए मैंने उठाना जरूरी नहीं समझा। बहू तू उसे जितना सर पर चढ़ाएगी ना उतना ही वो नाटक करेगी। अरे उसे भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। कब तक तू ही अकेले सब संभालती रहेगी? माँ जी जब मैं हूँ तो काव्या को कुछ करने की क्या ही जरूरत है। मैं इस घर की बहू हूँ, मेरा तो फर्ज ही बनता है इस घर को संभालूं। तो आप ननद जी को कुछ मत बोलो, वो भी तो अपनी जिंदगी थोड़ी अच्छी से जिए। बहू तू उसे बिगाड़ मत। अरे तेरे सर पर तो वैसे भी इतना दुख है और अब सारा काम भी तू ही संभाल रही है। कम से कम वो तेरी मदद तो कर सकती है ना। ठीक है, मैं आगे से इस बात का भी ध्यान रखूंगी। अब तो ठीक है ना माँ जी, या अब भी कोई परेशानी है? हाँ ठीक है, अच्छा थैला दे, मैं सब्जी लाती हूँ। तू थक गई होगी ना, थोड़ा आराम कर ले। माँ जी मैं अभी आराम करके ही तो आई हूँ, आप मेरी फिक्र मत करो। भगवान ने भी पता नहीं कैसी तेरी किस्मत लिखी है। पहले पति था तो सुख नहीं मिला, वो नशे में पड़ा रहता था पूरे दिन। अब पति चला गया तो भी तुझे चैन नहीं है। माँ जी अब पुरानी बातों का क्या ही याद करना, हमारे हाथ में थोड़ी ना होता है कुछ। जब जो होना होता है तब वो हो ही जाता है, हमारा किसी चीज पर काबू नहीं है। कभी कभी तेरे बारे में सोचती हूँ तो ऐसा लगता है कि काश कुछ ऐसा हो जाए और मैं तेरी जिंदगी में वापस खुशियाँ ले आऊँ, सब ठीक कर सकूँ। माँ जी आप इन सब चीजों की जिम्मेदार खुद को मत मानो, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। ये तो मेरी किस्मत ही खराब थी, तो आपको क्या ही दोष देना। अच्छा मैं सब्जी लेकर आती हूँ। इतना बोलकर रुचि वहाँ से सब्जी लेने के लिए चली जाती है। लता जब भी रुचि को विधवा के रूप में देखती थी तो उसे बहुत बुरा लगता था। लता कहीं न कहीं इन सब चीजों के पीछे खुद को कसूरवार समझती थी और खुद को ही कोसती रहती थी। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। कुछ दिनों बाद रुचि और लता साथ में बैठे होते हैं, तभी रुचि की नंद काव्या वहाँ आती है और बोलती है, भाभी मैं बहुत थक गई हूँ, आप मेरे लिए एक गरम गरम चाय बना दो, अदरक वाली। बहू क्यों बनाएगी? तो खुद भी तो बना सकती है ना, अभी तेरे हाथ पैर काम कर रहे हैं। माँ आप क्यों बिन बात के बोल रही हो? मैंने भाभी को बोला है ये सब, और वैसे भी भाभी का तो अब यही सब काम बचा है ना, तो जो काम है वो उन्हें करने दो शांति से। तमीज से बात कर तू जो बकवास कर रही है ना वो तेरी भाभी के बारे में है। उसकी जिंदगी में पहले ही बहुत सारे दुख है, तू उसको और दुख मत दे। हाँ तो दुख भी तो भाभी के साथ ही आए हैं ना इस घर में। आप दोनों बस करो, ये क्या कर रही हो आप दोनों? अरे इतनी सी बात है, चाय मैं बना देती हूँ ना। भाभी आप ही माँ के कान भर रही हो ना मेरे खिलाफ, मुझे अच्छे से पता है। आप ना ज्यादा चुगली मत करो, मैं सब अच्छे से जानती हूँ। आप ये जो अच्छा बनने का नाटक कर रही हो। क्या नाटक कर रही है वो? और तू क्या जानती है? यही कि भाभी के आते ही भैया चले गए हमें छोड़कर। अरे जब तक भाभी नहीं आई थी तो भैया कम से कम हमारे साथ तो थे ना, लेकिन जब भाभी आई उसके बाद ही भैया हमें छोड़कर चले गए। माँ जी अब आप रहने दो, और काव्या तुम आराम से बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ आपके लिए। बहू तूने इसे सर चढ़ा रखा है और यही तुझे इतने ताने देती रहती है, जरा भी शर्म नहीं है इसे तो। माँ आपको आजकल अपनी विधवा बहू के आगे कुछ और पसंद ही कहाँ आता है। कभी अपने भैया को समझाया होता ना कि वो पीना छोड़ दे तो आज वो हमारे साथ होता। काव्या इसी तरह आए दिन अपनी भाभी को कोसा करती थी, लेकिन रुचि की तरफ से बोलने के लिए हमेशा लता खड़ी रहती थी। ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है। कुछ दिनों बाद लता की पड़ोसन रेखा उसके घर आती है और लता से बोलती है, अरे लता कैसी है, थोड़ा अपने आस पड़ोस वालों से भी मिल लिया कर। अब तुझसे क्या ही छुपाऊं, मेरा अपना ही दुख खत्म नहीं होता है तो बाहर क्या आस पड़ोस के लोगों से मिलूं। अरे दुख किसे नहीं है आज के समय में, मैं तो बस इतना बोल रही हूँ, दुख के पीछे भी खुश रहने में क्या बुराई है। खैर ये सब बात छोड़ और बता आज यहाँ कैसे आना हुआ? एक बहुत ही अच्छे लड़के का रिश्ता आया है, इसीलिए मैंने सोचा तुझे बता दूं। क्या? ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन काव्या को शादी के लिए बोलूंगी तो वो मानने वाली कहाँ है? हाँ तो काव्या की बात कर ही कौन रहा है, मैं तो तेरी विधवा बहू की बात कर रही हूँ। उन्होंने तेरी विधवा बहू के लिए ही रिश्ता भेजा है। क्या?
मेरी विधवा बहू के लिए। लेकिन अब ये छोड़ और जरा ये सोच कि तेरी बहू की अभी उम्र ही क्या है। इतनी छोटी उम्र में उसका घर उजड़ गया और अब जब इतना अच्छा रिश्ता खुद सामने से आया है तो तू क्यों इतना सोच रही है? बात तो तू ठीक ही बोल रही है, मुझे भी मेरी बहू की उदासी देखी नहीं जाती है। एक काम कर तू, रिश्ते की बात आगे बढ़ा, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। लता अपनी बहू की दूसरी शादी की बात सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और जैसे तैसे करके वो रुचि को दूसरी शादी के लिए मना ही लेती है। शादी की तैयारियां हो रही होती हैं तो काव्या, लता और रुचि की शादी की शॉपिंग के लिए बाजार गए होते हैं। तभी काव्या बोलती है, माँ, आपको अपनी विधवा बहू की शादी करनी है तो करो, लेकिन इतनी धूमधाम से करने की क्या जरूरत है? संगीत कौन करता है विधवा बहू की शादी में? तुझे नहीं आना है मेरी बहू के संगीत के फंक्शन में तो मत आ, लेकिन बार बार ऐसे बीच में ताने तो मत दे। माँ, काव्या सही ही तो बोल रही है, मैं आपकी बात मान गई। मुझे शादी करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप संगीत क्यों कर रही हो? ऐसे ही शादी भी तो हो सकती है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे भी कुछ अरमान है और तू मेरी बहू नहीं बल्कि बेटी है, तो मैं तेरी शादी में कोई कमी कैसे छोड़ दूं? हाँ, आपके लिए तो आपकी पूरी दुनिया ही भाभी है, तभी तो इतनी धूमधाम से संगीत करा रही हो इनका। जब मोहल्ले के 4 लोग भी इसी बात को लेकर ताने देंगे ना, तब पता चलेगा कि मैं सही बोल रही थी। लता किसी की भी बात नहीं सुनती है और अपनी विधवा बहू के संगीत की तैयारियां करने लगती है। कुछ दिनों बाद संगीत का दिन आता है तो आस पड़ोस के सभी लोग वहां आए होते हैं। तभी वहां एक औरत बोलती है, अरे देखो, अभी पति को गए हुए 1 साल भी नहीं हुआ और अपनी विधवा बहू का संगीत और शादी कितने धूमधाम से करवा रही है। अब कौन समझाए माँ को, उन्हें तो बस अपनी विधवा बहू के आगे कुछ नहीं दिखाई देता है। बेटा, बाहर वालों को तो काम ही होता है बोलने का, लेकिन तू तो अपनी भाभी की नंद है ना, और तू ही अपनी भाभी को सुना रही है। और क्या कर सकती हूँ मैं, अब काम ही ऐसा हो रहा है। अच्छा, तेरा मतलब है कि तू तो अपनी शादी के बाद अच्छे से जिए, लेकिन तेरी भाभी यहीं घिसती रहे। आंटी जी, बेटा देख, तेरी भाभी तेरे घर परिवार के लिए इतना कुछ करती है तो उसका भला नहीं सोच सकती तो कम से कम उसका बुरा भी मत सोच। लेकिन भाभी को भी तो सोचना चाहिए ना। तेरी भाभी अभी तक तुम लोगों के बारे में ही तो सोच रही थी, तभी तो कहीं नहीं गई, और अब चली जाएगी तो अब तो उसके साथ अच्छा व्यवहार कर। रेखा की बात सुनकर काव्या को अपनी गलती का एहसास होता है और वो वहाँ से रुचि के पास जाती है। रुचि अपनी सास के साथ होती है, जहाँ जाकर काव्या बोलती है, भाभी मुझे माफ कर दो, मैंने आज तक आपको ही ताने दिए हैं, लेकिन आप कुछ समय बाद चली जाओगी तो मैं नहीं चाहती कि आप यहाँ से बुरी यादें ले जाओ। चलो, तुझे अपनी गलती तो समझ आई और इससे अच्छी बात हमारे लिए क्या ही कुछ हो सकती है। मेरी विधवा बहू का संगीत अब और भी धूमधाम से होगा। लता अपनी विधवा बहू का संगीत बहुत ही धूमधाम से करवाती है और फिर बहुत ही अच्छे से शादी भी करवा देती है। विकास इतने समय से अपने परिवार को अपनी शादी के लिए मना रहा था और आज आखिरकार उसका परिवार उसकी लव मैरिज के लिए मान जाता है और इस खुशी को वो अपनी गर्लफ्रेंड रितु से शेयर करता हुआ कहता है, रितु, आज मैं बहुत खुश हूँ। माँ हमारी शादी के लिए मान गई हैं। माँ अब मुझे तुम्हारे साथ घर बुला रही हैं। फिर वो हमारी शादी करवाएंगी। हो सकता है 1 हफ्ते में हमारी शादी करवा दे। ये तुम क्या बोल रहे हो? सब ठीक तो चल रहा था, फिर ये शादी कहाँ से बीच में आ गई? बीच में का क्या मतलब है तुम्हारा? हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो शादी तो करनी ही चाहिए ना। मैंने इसलिए तुम्हें पहले नहीं बताया शादी का, क्योंकि मैं पहले अपनी फैमिली को मनाना चाहता था। तुम्हें तो पता है ना कि मेरे माँ पापा नहीं है, मैं अकेली ही रहती हूँ, तो ये सब मुझे करना ही पड़ेगा ना। और तुम बोल रहे हो कि 1 हफ्ते में शादी, ऐसे थोड़ी होता है। तुम चिंता क्यों करती हो, सब हो जाएगा। अच्छा, मैं यहाँ तुम्हें ये बताने आया हूँ कि कल तैयार हो जाना, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। माँ ने बोला है कि तुम्हारा कोई नहीं है, इसलिए तुम्हारी शादी हमारे घर से ही होगी। और हाँ, माँ ही सारी रस्में करेंगी। बुरी फंसी रितु, इतनी जल्दी शादी और ऊपर से सास के साथ रहना है, ये सब तो मुझसे नहीं होगा। सुन लिया ना तुमने, तो कल तैयार रहना, मैं आऊंगा लेने। सामान पैक कर लेना अपना। ठीक है, कल शाम तुम 8 बजे तक ही आना। रितु विकास को आने की बोल तो देती है, लेकिन उसे विकास से शादी तो करनी ही नहीं थी, इसीलिए वो विकास के वहाँ आने से पहले ही भाग जाती है। अगले दिन जब विकास रितु को लेने उसके घर जाता है तो पूरे घर में ढूंढने के बाद भी जब रितु नहीं मिलती तो वो बहुत परेशान हो जाता है और कहता है,
रितु ऐसे बिना कुछ बोले कहाँ जा सकती है? पक्का उसके मन में कोई बात होगी, तभी उसने मुझे कुछ नहीं बताया। और अब ऐसे में माँ को ये बताऊंगा कि मेरी होने वाली दुल्हन भाग गई है, तो माँ मेरी अपनी पसंद की लड़की से शादी करा देंगी। इससे पहले ऐसा कुछ हो, मैं रितु को ढूंढने जाता हूँ, कहीं तो मिल ही जाएगी। विकास रितु से बहुत प्यार करता था, इसीलिए रितु के भाग जाने पर भी वो उसके लिए इतना परेशान हो रहा था और उसे हर जगह ढूंढने के लिए निकल जाता है। करीब करीब सभी जगह देखने के बाद भी रितु का कुछ पता नहीं चलता, इसीलिए विकास एक जगह थक के बैठ जाता है। विकास जैसे ही बैठता है तभी विकास की माँ राधा का वीडियो कॉल आता है और विकास जैसे ही कॉल उठाता है तभी राधा कहती है, अरे बेटा, इतनी देर हो गई है, अभी तक मेरी होने वाली बहू को नहीं लाया, और ये तू कहाँ है? मम्मा वो अच्छा, मुझसे शर्मा रही है और तेरे पीछे खड़ी हो गई तेरी होने वाली दुल्हन। अपनी माँ की बात सुनकर विकास जैसे ही पीछे देखता है तो उसे वहाँ अपनी एक्स गर्लफ्रेंड निधि नजर आती है और निधि को देखते ही विकास अपनी माँ से कहता है, हाँ माँ, यही है आपकी बहू। अच्छा, अभी मैं निकल रहा हूँ, आपसे घर आके बात करता हूँ, बाय। विकास इतना बोलकर कॉल कट कर देता है और अपनी एक्स गर्लफ्रेंड निधि के पास जाकर बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों, तुमने ये जगह खरीद रखी है क्या? पब्लिक प्लेस है। और हाँ, ये तो सोचना मत कि मैं तुम्हारे पीछे आई हूँ। मुझे अपने एक्स का पीछा करने का कोई शौक नहीं है। क्या करूँ, मदद मांगू? लेकिन ये फ्री में क्यों मेरी मदद करेगी? ये तो मेरी गर्लफ्रेंड भी पैसों के लिए बनी थी। खैर, बोलना तो पड़ेगा ही। निधि, मुझे पता है तुमने मुझसे ज्यादा मेरे पैसों को प्यार किया था, लेकिन आज मुझे तुम्हारी एक मदद की जरूरत है। अगर तुम चाहो तो मैं उसके लिए तुम्हें पैसे भी दे सकता हूँ। मेरी मदद की जरूरत है? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? मैं अपनी गर्लफ्रेंड रितु से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अचानक से पता नहीं वो कहाँ चली गई और मेरी माँ ने मेरी शादी उससे तय कर दी है। इसलिए जब तक वो नहीं मिल जाती तब तक क्या तुम? तब तक मैं तुम्हारी किराए की दुल्हन बन जाऊं, है ना? यही मदद चाहिए? हाँ, बस तुम मेरी इतनी मदद कर दो। सच में मेरे लिए ये बहुत बड़ा एहसान होगा। मैं तुम्हें इसके लिए पैसे देने को भी राजी हूँ, बस मुझे थोड़ा समय चाहिए। तुमने आज तक कभी समझा ही कहाँ है मुझे? जो तुम्हारा नजरिया है वही तुम्हें हमेशा सही लगता है। मेरी पैसों की भूख का कारण क्या था, कभी यह जानने की कोशिश कर लेते। यार, तुम ये घुमा घुमा कर बात मत किया करो, जो बोलना है सीधा बोलो। कुछ नहीं, मैं तैयार हूँ तुम्हारी किराए की दुल्हन बनने के लिए। निधि विकास की बात मान जाती है और किराए की दुल्हन बनने की हाँ करती है। विकास निधि को लेकर अपने घर जाता है, जहाँ उन दोनों का स्वागत बहुत अच्छे से होता है। शाम के समय राधा को रसोई में काम करते देखकर निधि उसके पास जाकर कहती है, आंटी जी, आप क्यों काम कर रही हो? आप जाओ, आराम करो, मैं काम कर दूंगी ना। बेटा, तू अभी अभी तो आई है, थोड़ा आराम कर ले, बाद में काम कर लियो। अभी आई हूँ तभी तो आपको काम नहीं करने दूंगी। जब मैं नहीं थी तब आपको काम करना था तो समझ आता है, लेकिन अब तो मैं यहाँ हूँ ना, तो मेरे सामने आप काम करो, ये तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। बेटा, अभी शादी की शॉपिंग करने के लिए भी जाना है, 100 काम पड़े हैं, तू आराम कर ले। आप ऐसे नहीं मानने वाली हो ना? एक काम करती हूँ, मैं ही आपको कमरे में छोड़कर आती हूँ। निधि राधा को उसके कमरे में छोड़ने जा ही रही थी कि तभी वहाँ विकास उन दोनों को ऐसे देखकर बोलता है, ये क्या हो रहा है? और निधि, तुम माँ को कमरे में क्यों लेकर जा रही हो? निधि? लेकिन तूने तो रितु नाम बताया था ना, तो अब निधि क्यों बोल रहा है? वो माँ निधि, मैं प्यार से बोलता हूँ इससे। वैसे मुझे भी बहुत पसंद आई ये। अच्छा हुआ तूने मुझे मना लिया था शादी के लिए, वरना इतनी अच्छी लड़की तो मैं ढूंढ कर भी न ला पाती। अभी आई है और मुझे जरा भी काम नहीं करने दे रही है। ये निधि इतनी अच्छी क्यों बन रही है? किराए की दुल्हन है ये, सच की नहीं, जो माँ के आगे इतना अच्छी एक्टिंग कर रही है। बस एक बार रितु का पता चल जाए। चलिए आंटी जी, मैं आपको आपके कमरे में छोड़ देती हूँ। इतना बोलकर निधि वहाँ से राधा को लेकर चली जाती है। निधि ने थोड़े ही दिनों में राधा का दिल जीत लिया था। राधा निधि से बहुत खुश थी और निधि भी वहाँ जो भी काम करती अपने पूरे दिल से करती। विकास भी रितु की तलाश कर रहा था। धीरे धीरे दिन निकलते हैं, लेकिन रितु का कुछ पता नहीं चलता। कुछ दिनों बाद निधि अपने कमरे में फोन पर बात करती हुई कहती है, मेरे भाई के इलाज में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, मैं पैसे दे दूंगी, बस वो ठीक हो जाए। निधि की सारी बातें कमरे में आ रहा विकास सुन लेता है।
जिसके बाद वो इस बारे में निधि के पास आकर पूछता है। ये तुम किससे बात कर रही थी और किसके इलाज के लिए पैसे चाहिए? तुमसे मतलब? तुम्हें तो वही सही लगता है ना जो तुम्हारी आंखों के आगे हो, बाकी सब गलत है। वैसे ये सब बात छोड़ो, तुमने बोला था ना कि मैं अगर किराए की दुल्हन बनूंगी तो तुम मुझे पैसे दोगे, तो मुझे पैसे कब दे रहे हो? इतने दिन से इतने प्यार से रह रही थी, मुझे तो लगा तुम बदल गई, लेकिन अब देख के लग रहा है तुम नहीं बदल सकती। मैंने तुम्हारे अकाउंट में पैसे भेज दिए हैं। ठीक है। रितु का कुछ पता नहीं चल रहा है तो तुम्हें शायद मेरे साथ शादी भी करनी पड़ेगी, लेकिन तुम उसकी चिंता मत करो, ये शादी नकली होगी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ और मेरी शादी भी हो रही है तुमसे, लेकिन नकली। काश हमारी शादी असली हो। कहाँ खो गई? सुन लिया ना जो मैंने बोला है। मैं जा रहा हूँ माँ के साथ, सारी तैयारी कर लो शादी की, बाकी सब मैं देख लूंगा। और हाँ, किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। विकास इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है और 2 दिन बाद शादी का दिन आता है। रितु का कुछ पता नहीं चलता, इसीलिए विकास अपनी किराए की दुल्हन के साथ नकली शादी कर रहा था। लेकिन शादी के बीच ही वहाँ रितु भागती हुई मंडप पर आती है और शादी को रुकवाते हुए कहती है, विकास, मैं थोड़े दिनों के लिए चली क्या गई, तुम दूसरी लड़की से शादी कर रहे हो? रितु, तुम यहाँ? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, लेकिन तुम्हारा कुछ पता नहीं चल रहा था। तुम थी कहाँ अब तक? मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि मैं शादी के बाद तुम्हारे परिवार के साथ नहीं रह सकती, इसलिए मैं भाग गई थी। और जब पता चला कि तुम शादी कर रहे हो तो मैं भागते हुए यहाँ आई हूँ। ये तुम क्या बोल रही हो? मेरी माँ से क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? मुझे नहीं रहना तुम्हारी बूढ़ी माँ के साथ। तुम बताओ, तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो मेरे साथ ही रहना होगा। ये सब क्या हो रहा है बेटा? मैं ही पागल था जो तुमसे प्यार करता रहा। तुम बस पैसों की लालची हो, लेकिन जिसे मैंने अपनी किराए की दुल्हन बनाया है वो बस अपनी परेशानी की वजह से मेरी मदद लेती थी और मैंने उसे ही गलत समझा। किराए की दुल्हन? माँ, मैं सही बोल रहा हूँ। निधि को मैं यहाँ किराए की दुल्हन बनाकर लाया था क्योंकि रितु शादी की बात सुनकर मुझे छोड़कर भाग गई थी। निधि मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है, इसलिए टूटा था क्योंकि ये मुझसे पैसों की बहुत डिमांड करती थी, जिसके कारण मुझे लगा था कि ये मुझसे नहीं मेरे पैसों से प्यार करती है। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ही मुझे पता चला कि ये वो पैसा अपने भाई के इलाज के लिए मांगती थी। मुझे माफ करना निधि, मैंने तुम्हें पहले नहीं समझा। और हाँ, ये शादी हमारी नकली नहीं बल्कि असली है, और अब मैं तुम्हें अपनी किराए की दुल्हन से अपनी असली दुल्हन बनाऊंगा। विकास के आगे निधि और रितु दोनों की सच्चाई आती है और जिस दुल्हन को वो किराए की दुल्हन बनाकर लाया था उसी को वो अपनी असली दुल्हन बनाता है। शांति देवी के एक बेटा नितिन और एक बेटी इशिका थी। शांति देवी के पति का देहांत काफी समय पहले हो गया और उसने अकेले ही अपने बच्चों की परवरिश की थी। शांति देवी का बेटा नितिन अब शादी लायक हो चुका था और शांति देवी उसके लिए एक सुंदर सी लड़की पसंद करके उसकी शादी कर देती है। और विदा होकर जब उसकी बहू अपने ससुराल की चौखट पर गृह प्रवेश के लिए खड़ी होती है, तभी शांति देवी की पड़ोसन जानकी कहती है, अरे शांति बहन, तुम्हारी बहू सुंदर तो है, लेकिन तुमने तो कहा था कि वो एक पतली दुबली हिरनी की जैसी है, लेकिन जरा इसे तो देखो, ये तो कितनी मोटी है। मैं भी यही सोच रही हूँ। जब हम बहू को देखने गए थे तब तो ये सूट में एकदम स्लिम ट्रिम लग रही थी, इतनी जल्दी मोटी कैसे हो गई? क्यों बहू, शादी की खुशी में कुछ ज्यादा ही खाना खा लिया क्या जो इतनी फैल गई? मोनिका वहाँ खड़ी सभी औरतों की और अपनी सास की बात सुनती है तो बीच में ही बोल पड़ती है, नहीं नहीं माँ जी, आप गलत सोच रही हैं। मैं अभी भी उतनी ही पतली हूँ। अच्छा बहू, मतलब हम सब झूठ बोल रहे हैं? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि मैं मोटी ज्यादा कपड़े पहनने की वजह से लग रही हूँ। पतली मैं अभी भी उतनी ही हूँ जितनी की माँ जी मुझे देख कर गई थी। पर बहू, तूने इतने कपड़े क्यों पहन रखे हैं? अभी इतनी ठंड तो नहीं आई। हाँ बहू, अभी तो अक्टूबर का ही महीना शुरू हुआ है, तुझे अभी से इतनी ठंड क्यों लग रही है? तुझे बुखार शुखार तो नहीं है ना? ला जरा देखूं। नहीं नहीं आंटी जी, मुझे कोई बुखार नहीं हुआ है, वो मुझे बचपन से ही बहुत ज्यादा ठंड लगती है। अच्छा चल कोई बात नहीं बहू, आजा घर के अंदर आजा, अब थक गई होगी। अब शांति देवी अपनी बहू मोनिका का गृह प्रवेश करती है और घर में लेकर आती है। अब मोनिका और नितिन आराम करने के लिए अपने कमरे में चले जाते हैं। ऐसे ही समय गुजरता है और मोनिका अपने ससुराल की सभी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से संभालती है। लेकिन ठंड जैसे जैसे बढ़ रही थी, शांति देवी की बहू मोनिका को कई दिक्कतें होने लगी थी।
जैसे ज्यादा कपड़े पहनने की वजह से उसे घर के काम करने में परेशानी हुआ करती। ऐसे ही एक दिन इशिका सुबह सुबह अपने कमरे से चिल्लाती हुई बाहर आती है। माँ कहाँ हो? अरे क्या हुआ, सुबह सुबह क्यों गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही है? माँ देखो ना, मेरा नया स्वेटर मिल नहीं रहा है। मैं भी कुछ दिनों पहले ही लाई थी, मैंने उसे छत पर सूखने के लिए डाला था, अब पता नहीं कहाँ चला गया, मिल ही नहीं रहा। अरे जाकर दोबारा देख, कहाँ गया होगा छत से। मैं तो पहनूंगी नहीं तेरा स्वेटर, जा छत पर देख कर आ। माँ मैंने एकदम अच्छे से छत का कोना कोना देख लिया, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिल रहा है। देखना, मुझे कॉलेज के लिए भी लेट हो रहा है। इशिका इतना बोल ही रही थी कि तभी मोनिका अपने कमरे से बाहर आती है। तो इशिका उसे देखकर कहती है, अरे भाभी, ये स्वेटर आपके पास है? माँ मैं कब से इसी स्वेटर को ढूंढ रही हूँ। बहू तूने इशिका का स्वेटर क्यों पहना है, तेरे पास नहीं है क्या? हाँ भाभी, अगर आपके पास नहीं है तो मुझसे मांग लेती, यूँ बिना बताए आप मेरा स्वेटर ले आई। पता भी है मैं कब से ढूंढ रही हूँ, देखो कॉलेज के लिए भी लेट हो गई। इशिका मुझे माफ कर दो, मेरे पास स्वेटर तो है लेकिन तुम्हारा स्वेटर बहुत ज्यादा गर्म है, इसे पहनने से मुझे कम ठंड लग रही थी, इसलिए मैंने इसे पहन लिया और तुम्हें बताने का मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा। ये लो इशिका, तुम्हारा स्वेटर। कोई बात नहीं भाभी, आप वो स्वेटर पहने रहिए, मैं कोई दूसरा स्वेटर पहन लूंगी। हाँ इशिका, तू कोई दूसरा स्वेटर पहन ले। इतना कहकर इशिका और शांति देवी वहाँ से चले जाते हैं और मोनिका घर के कामों में लग जाती है। अब ऐसे ही समय गुजरने लगता है। एक दिन नितिन सुबह ऑफिस के लिए तैयार होकर नीचे आता है और हॉल में बैठी अपनी माँ से कहता है, माँ नाश्ता बन गया क्या? मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। रुक बेटा, अभी जाकर देखती हूँ, बहू ने अभी तक नाश्ता बना तो लिया ही होगा। इतना कहकर शांति देवी किचन में मोनिका को देखने जाती है तो वो देखती है कि मोनिका गैस से सब्जी की कढ़ाई को उतारकर साइड रख देती है और गैस पर अपने हाथों को सेकने लगती है। ये सब देखकर शांति देवी मोनिका से कहती है, अरे बहू ये तू क्या कर रही है? माँ जी, वो थोड़ी ठंड लग रही थी इसलिए हाथ सेक रही हूँ। तुझे पता है ना, नितिन के ऑफिस जाने का समय हो चुका है और तूने अभी तक नाश्ता भी नहीं बनाया, लंच तो दूर की बात है। माँ जी मैं बस थोड़ी देर रुकिए, मैं जल्दी से खाना बना देती हूँ। बस बहू बहुत हो गया, जब से तू घर में आई है तेरे यही ड्रामे देखे जा रही हूँ, फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। अरे इतनी ठंड लगती है तुझे तो आग जला लिया करना, मना थोड़ी किया है तुझे, लेकिन नहीं, तुझे तो बस काम से बचने के बहाने चाहिए। ऐसा नहीं है माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। इतना कहकर शांति देवी हॉल में चली जाती है और नितिन से कहती है, नितिन बेटा, आज तुझे बिना नाश्ता किए ऑफिस जाना होगा। क्यों माँ? तेरी बीवी ने खाना ही नहीं बनाया, मैडम जी बैठकर गैस पर हाथ सेक रही थी। कोई बात नहीं माँ, आप गुस्सा मत करिए, आज मैं बाहर से कुछ लेकर खा लूंगा। इतना कहकर नितिन ऑफिस के लिए निकल जाता है और शांति देवी गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और मोनिका घर के कामों में लग जाती है। ऐसे ही समय गुजरता है। समय के साथ अब ठंड भी बढ़ने लगती है और अपनी सास शांति से डांट सुनने के बाद से मोनिका गैस पर हाथ सेकने की बजाय अपने लिए एक तसले में आग जला लिया करती, जिससे वो काम करते करते बीच बीच में हाथ भी सेक लिया करती। ऐसे ही समय बीतता है और मोनिका की सर्दियां भी। ऐसे ही एक दिन शाम के समय मोनिका रात का खाना बनाकर टेबल पर रख देती है और फिर सभी घर वाले खाना खाने के लिए आते हैं। तभी शांति देवी हैरानी से कहती है, अरे बहू, खाने की टेबल पर तो खाना रख दिया, यहाँ की कुर्सियाँ कहाँ गई? हाँ मोनिका, घर की कुर्सियाँ कहाँ गई सारी? माँ जी वो क्या माजी माजी कर रही है, बता ना, कहाँ गई कुर्सियाँ? माँ जी वो मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी तो तसले में रोज सारे दिन आग जलाने की वजह से घर की सारी लकड़ियाँ खत्म हो गई, तो मैंने इन कुर्सियों को तोड़कर ही जला लिया। क्या कुर्सियाँ जला ली? हाँ माँ जी। अरे तेरे अंदर इतना भी दिमाग नहीं है क्या? तुझे जलाने के लिए लकड़ियाँ ही चाहिए थी तो मुझसे बोल देती, तूने तो घर की कुर्सियों में ही आग लगा दी। हाँ मोनिका, तुम्हें माँ से नहीं बोलना था तो तुम मुझे तो बता सकती थी ना। इतनी भी तो ठंड नहीं हो रही कि तुम एक भी दिन बिना आग सेके ना रह सको। माँ जी, नितिन मुझे माफ कर दो। हाँ, पहले बर्बाद कर दो फिर माफी मांग लो। तेरा क्या भरोसा, कल को घर में आग लगाकर उसमें भी हाथ सेकना शुरू कर दे। हे भगवान, मैं क्या करूँ इस औरत का। माँ जी सुनिए तो। इतना कहकर शांति देवी गुस्से में बिना रात का खाना खाए
अपने कमरे में चली जाती है और नितिन भी अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। मोनिका को अपनी सास की बात का बहुत बुरा लगता है और उसे ये भी पता होता है कि वो गलत कर रही है, लेकिन वो अपनी ज्यादा ठंड लगने की आदत से बहुत परेशान थी। ऐसे ही समय गुजरता है और यूं ही मोनिका कभी कुछ जलाकर तो कभी कुछ चीजों का सहारा लेकर अपनी ठंड को कम करने की कोशिश किया करती। ऐसे ही एक दिन शांति देवी कुछ लोगों के साथ घर में आती है, जिन्हें देखकर मोनिका कहती है, माँ जी ये लोग कौन है और इनके हाथ में हीटर? बहू थोड़ी देर सब्र कर, फिर मैं तुझे सब बताती हूँ। ठीक है माँ जी। अब कुछ ही देर में वो सभी लोग घर में 3-4 हीटर फिट करके चले जाते हैं और शाम को जब सब घर वाले खाना खाने बैठते हैं तो नितिन कहता है, माँ घर में इतने सारे हीटर, इन सब की क्या जरूरत थी? हाँ माँ जी। मैंने ये सभी हीटर बहू के लिए लगवाए हैं। हम सभी जानते हैं कि बहू को बहुत ज्यादा ठंड लगती है, जिसकी वजह से उसे घर के काम करने में भी दिक्कत होती है और साथ ही घर में तसले में आग जलाने की वजह से घर भी काला हो जाता है। अब घर में हीटर लग गए हैं तो घर गर्म रहेगा, जिससे बहू को कम ठंड लगेगी। शांति देवी की ये बातें सुनकर नितिन और मोनिका खुश हो जाते हैं और अब से मोनिका को गर्म घर में रहने की वजह से कम ठंड लगती है और अगर लगती भी तो वो हीटर में ही हाथ सेक लिया करती। अमर गांव से शहर काम करने और पैसे कमाने आया था, पर उसे यहाँ पर एक कविता नाम की लड़की से प्यार हो जाता है। कविता एक अमीर घर की लड़की थी, पर उसकी फैमिली में सिर्फ उसकी माँ पूजा ही थी, लेकिन अमर अनाथ था। उसके आगे पीछे कोई नहीं था सिवाय एक दोस्त के। ऐसे ही एक दिन अमर से मिलकर कविता उससे कहती है, अमर अब ना हमें शादी कर लेनी चाहिए। हमें कितना वक्त हो गया है साथ में, अब मेरी माँ को भी तुमसे मिलना है। देखो कविता, मैं तो आज तुमसे शादी कर लूं, पर क्या करूं मैं एक अनाथ हूँ और गरीब भी हूँ। कहीं दुनिया वाले ये ना कहे कि मैंने तुम्हारे पैसों के लिए तुम्हें फंसाया और तुमसे शादी कर ली। नहीं नहीं अमर, मुझे दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ तुमसे फर्क पड़ता है अमर। पर कविता, मुझे कुछ नहीं पता, बस तुम कल आ रहे हो मेरे घर मेरी मम्मी से मिलने और हमारी शादी की बात करने, बस। इतना कहकर कविता वहाँ से चली जाती है और अमर उसके जाने के बाद खुश होकर अपने आप से कहता है, अरे वाह, अब जाकर ना चिड़िया पूरी तरह से जाल में फंस गई। मजा तो अब आएगा खेल में। इतना कहकर अमर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन अमर कविता के कहने पर भोली सी सूरत बनाए उसके घर पहुँच जाता है और उसकी माँ पूजा से शादी के बारे में बात करता है। नमस्ते आंटी जी। हाँ बेटा, आओ बैठो, बताओ सब कैसा चल रहा है। आंटी जी सब ठीक चल रहा है, पर ना मैं आपसे कुछ बात करने आया था अपने और कविता के बारे में। हाँ तो बोलो। अब अमर पूजा से कविता और अपनी शादी की बात करता है और उसे अपनी बातों के जाल में फंसाकर शादी के लिए हाँ करवा लेता है। धीरे धीरे यूं ही 1 महीना निकल जाता है और कविता और अमर की शादी हो जाती है। शादी के 2 दिन बाद अमर अपने दोस्त राजू से मिलने जाता है, जहाँ राजू उससे कहता है, और दुल्हे राजा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे भाई ये क्या कह रहा है, तुझे तो पता है ना मैंने शादी क्यों की है। हाँ भाई, मुझे तो सब मालूम ही है। अकेले ही सारा माल हड़पने का इरादा है ना तेरा? अरे नहीं दोस्त, इसमें से आधा ना मैं तुझे भी दे दूंगा। खुश? चल ये सब तो ठीक है, पर अब ये बता कि आगे क्या करना है इस कविता रानी का? करना क्या है, 2-3 दिन में सब कुछ अपने नाम करवाकर यहाँ से भाग जाना है, जैसे पहले भी करते आए हैं। हाँ ये बात हुई ना, लेकिन ये बता यहाँ से जाने के बाद क्या करेंगे? एक और नया शिकार खोजेंगे और उसके पैसों पर ऐश करेंगे। इतना कहने के बाद दोनों कुछ देर और साथ बैठकर बातें करते हैं। वहीं दूसरी ओर कविता को अमर की असलियत पता चल जाती है। कोई उसे कॉल पर बताता है कि अमर उसे धोखा दे रहा है, जिसके बाद वो अमर को कॉल करती है और वो उसे घर बुलाती है। अमर थोड़ी ही देर में आने का बहाना करता है, पर जाता नहीं है। फिर कविता खुद उसे ढूंढने उसके दोस्त के घर चली जाती है, लेकिन रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और जैसे तैसे कविता को हॉस्पिटल में एडमिट करवाकर कविता की माँ पूजा अमर को कॉल करके बुलाती है। हेलो अमर बेटा, जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ, कविता का एक्सीडेंट हो गया है, उसकी हालत बहुत खराब है। अरे यार अब ये क्या मुसीबत है। हाँ ठीक है मम्मी जी, मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ भाई? अरे कुछ नहीं, बस कविता का एक्सीडेंट हो गया है। उसकी माँ का कॉल आया था, कह रही थी हालत बहुत खराब है उसकी। अरे भाई ये तो अच्छी बात है ना अपने लिए, वो अगर मर जाएगी तो हमारा ही काम आसान हो जाएगा।
अरे वो सब बाद में देखेंगे, पहले हमें अस्पताल जाना होगा, वरना उस बुढ़िया को ना शक हो जाएगा मुझ पर। हाँ सही कहा तूने, चल तू चला जा उसके पास। हाँ जाता हूँ। इतना कहकर अमर वहाँ से अस्पताल के लिए निकल जाता है और वहाँ पर उसे कविता की माँ मिलती है, जिससे वो कहता है, क्या हुआ मम्मी जी, कविता का ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? पता नहीं बेटा, घर से बड़ी जल्दबाजी से निकली थी, ये कहकर कि जरूरी काम है। उसके जाने के 1 घंटे बाद यहाँ से कॉल आया कि कविता हॉस्पिटल में है, उसका एक्सीडेंट हो गया है। आप शांत हो जाओ मम्मी जी, कविता ठीक हो जाएगी। इतने में ही पूजा और अमर के पास डॉक्टर आते हैं और अमर से कहते हैं, क्या आप कविता जी के पति हैं? जी हाँ, मैं कविता का पति हूँ। मुझे आपसे अकेले में बात करनी है कविता जी के बारे में। जी ठीक है। मेरे साथ चलकर मेरे कैबिन में बात करते हैं अमर जी। ठीक है। अमर जी, आपकी पत्नी का इस एक्सीडेंट में पैर खराब हो गया है, जिसे हमें काटना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए हमें फैमिली की राय लेनी पड़ती है और आप उसके पति हैं, तो ये काम भी आपको ही करना पड़ेगा। मतलब डॉक्टर, आप कविता का एक पैर काट देंगे? जी हाँ, अगर ऐसा नहीं किया तो उनकी जान को खतरा है। वैसे मुझे कौन सा उसके साथ हमेशा रहना है, आज यहाँ तो कल वहाँ, मेरा क्या जाता है। जी आपको जो सही लगे ना आप करो डॉक्टर, बस मेरी कविता को बचा लो। ठीक है अमर जी, हम अभी सर्जरी चालू कर देते हैं। इतना कहकर डॉक्टर ऑपरेशन की तैयारियां शुरू कर देते हैं। 2 घंटे तक कविता का ऑपरेशन चलता है और उसका एक पैर काटकर नकली पैर लगा दिया जाता है। अब उसका ऑपरेशन हो जाने के बाद पूजा और अमर उससे मिलने जाते हैं। बेटी कविता, तू ठीक है ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ, पर मेरा पैर। चुप हो जाओ कविता, तुम्हारा एक पैर गया तो क्या हुआ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और ऐसी कौन सी जरूरी बात आ गई थी जो तुम भागी भागी कहीं जा रही थी? कविता उस समय अमर की सच्चाई उसे पता चल गई है। ये बात अमर और अपनी माँ के सामने नहीं कहती और बात बदलकर कविता कहती है, हाँ सही कहा तुमने अमर, तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है। तुमसे अच्छे तो दुश्मन होते हैं, सामने से वार करते हैं, प्यार की आड़ में नहीं। मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगा कविता। अब कविता कुछ दिन और अस्पताल में रहती है, लेकिन दूसरी ओर अमर मौका देखकर कविता के सारे पैसे और गहने लेकर फरार हो जाता है। जब ये बात कविता को पता चलती है तो कविता हॉस्पिटल से लंगड़ाते हुए अपनी नकली पैर के साथ वहाँ से पुलिस स्टेशन जाती है अमर की शिकायत करने के लिए, लेकिन वहाँ उसकी कोई नहीं सुनता और वो बेचारी रोती हुई अपने घर आ जाती है। वहीं दूसरी ओर अमर अपना दूसरा शिकार यानी दूसरी लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाने की सोचता है और फिर एक दिन उसका दोस्त राजू अमर को एक लड़की के बारे में बताते हुए कहता है, सुन भाई अमर, तेरे लिए एक अच्छी खबर है। क्या बात है, जल्दी बता। एक और नया शिकार मिला है मेरे भाई। शिकार? अरे लड़की यार। ओ लड़की यानी पैसा? हाँ पैसा, बहुत अमीर है वो, और तो और उसके घर में उसके अलावा कोई नहीं रहता। उसकी पूरी फैमिली यूरोप में रहती है और उसका नाम प्रिया है। चल ठीक है भाई, अब तो मिल ही लेते हैं प्रिया से भी। दोनों कुछ देर और बातें करते हैं, जिसके बाद राजू अमर को प्रिया की सारी जानकारी देता है और उसे एक पार्क के बारे में बताता है जहां प्रिया हर दिन टहलने जाया करती थी। अगले दिन ठीक उसी समय पर अमर पार्क में जाकर प्रिया का इंतजार करता है। कुछ देर बाद प्रिया पार्क में आती है और अमर बहाना करके प्रिया से बातें करता है और पहले उससे दोस्ती करता है और फिर हर दिन उससे मुलाकात करता है। और एक दिन एक कॉफी शॉप में अमर प्रिया से कहता है, प्रिया तुम्हारा शादी के बारे में क्या सोचना है? अभी तो कुछ नहीं सोचा है। पर मैंने तो काफी कुछ सोचा है। जैसे? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अमर की बात सुनकर कुछ देर प्रिया शांत हो जाती है और कुछ देर बाद शादी के लिए हाँ कह देती है, जिसके बाद अमर मन ही मन खुश हो जाता है। उसे लगता है कि अब प्रिया उसके प्यार के जाल में फंस गई है और कुछ दिनों बाद दोनों शादी कर लेते हैं। अमर शादी के बाद प्रिया के साथ ही उसके घर में रहता है और शादी की पहली रात उसे नींद की दवाई दूध में मिलाकर पिला देता है, जिसे पीकर प्रिया बेहोश हो जाती है। जिसके बाद अमर कहता है, क्या बात है, बड़े प्यार से प्रिया सो गई है। चलो अब ना अपने काम पर लग जाता हूँ, पहले राजू को बुला लेता हूँ। हेलो राजू भाई, जल्दी से यहाँ आजा भाई। कहाँ भाई? अरे प्रिया के घर में, उसे ना नींद की गोली देकर ना सुला दिया है, जल्दी से आजा, यहाँ से ना सब कुछ समेट के ना फरार हो जाते हैं। बस अभी आया। इतना कहने के बाद अमर प्रिया के घर की अलमारी में से गहने निकालने लगता है और इतने में वहाँ राजू भी आ जाता है और अब दोनों
घर में से सब समेट कर भागने ही वाले थे कि वहाँ अमर के सामने उसकी लंगड़ी बीवी कविता सामने आ जाती है। कविता तुम यहाँ कैसे? क्यों हैरानी हुई मुझे यहाँ देखकर तुम्हें कि तुम्हारी लंगड़ी बीबी यहाँ तक कैसे आ गई और उसे अपने फरार पति के बारे में कैसे पता चला? तुम्हें क्या लगा था कि जैसे तुमने मुझे लूटा वैसे ही तुम बाकियों के साथ भी करके फरार हो जाओगे? अरे कविता, ये तुम क्या कर रही हो? मैंने तुमसे ऐसा कब कहा कि मैं तुम्हें लूट कर भाग गया? मेरी कोई मजबूरी थी यार कविता, समझो। क्या समझू? अब तुम्हारा खेल खत्म। अमर एक बार पीछे तो देखो तुम। अमर अब पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पीछे प्रिया और पुलिस खड़ी होती है। अमर को अब समझ नहीं आता कि ये सब हुआ तो हुआ कैसे, और अब कविता उसे बताती है कि प्रिया कविता की दोस्त है जो कि पुलिस में काम करती है और अमर को पकड़ने के लिए उन्होंने ये पूरा प्लान बनाया था ताकि अब अमर किसी और को लूटकर फरार ना हो सके। पुलिस अमर को पकड़कर ले जाती है। कुणाल अपनी बीवी शिवांगी के साथ अपने कमरे में बैठा बात कर रहा होता है। शिवांगी कुणाल से किसी बात पर बहुत गुस्सा हो रखी थी, इसलिए कुणाल शिवांगी के पीछे पीछे बार बार उसे मनाने ही जा रहा था। कुछ देर तक जब शिवांगी कुणाल की बात से नहीं मानती है तो कुणाल शिवांगी को अपनी तरफ खींचता है और शिवांगी को आंख मारता है। कुणाल जैसे आंख मारता है तो शिवांगी बोलती है, अब ना तुम्हारा ये आंख मारना अब नहीं चलने वाला है मेरे ऊपर। शादी से पहले तो आंख मारना अच्छा भी लगता था, लेकिन अब तो ये सब मत सोचो तुम। अरे मैं कहाँ आंख मार रहा हूँ, वो तो तुम इतनी सुंदर लग रही हो तो मेरी आंख खुद ही बार बार तुम्हें बुला रही है, और तुम हो कि आंख के इशारे समझ ही नहीं रही हो। मैं सब अच्छे से समझ रही हूँ। अब जब तुम मेरा बर्थडे ही भूल गए हो तो मुझे मना रहे हो। शिवांगी यार तुम तो समझो, अब मुझे इतना सारा काम रहता है। मुझे याद था तुम्हारा बर्थडे, लेकिन काम की वजह से कोई गिफ्ट नहीं ला पाया। वरना तुम खुद बताओ, आज तक कभी ऐसा हुआ है? सही कहते हैं लोग, शादी के बाद ना आदमी बिल्कुल बदल जाते हैं। काम तो पहले भी रहता था ना, तब तो कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन शादी के बाद सारा प्यार हवा हो गया। अरे डार्लिंग अब बस भी करो ना, इतना गुस्सा तुम पर अच्छा नहीं लगता है। अरे मैं बोल रहा हूँ, कल तुम जहाँ बोलोगी मैं वहीं तुम्हें लेकर चलूंगा, पक्का। अब तो मान जाओ। कुणाल आंख मारते हुए शिवांगी को बोलता है, तुम्हें अच्छे से पता है ना कि जब तुम आंख मारते हो तो मेरा दिल पिघल जाता है, इसलिए मना करने के बाद भी आंखें मारते हो ना। इतना मना रहे हो तो ठीक है, माफ कर देती हूँ, लेकिन कल कोई बहाना नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन मुझे काम है, वो काम जल्दी खत्म हो जाएगा, फिर चलते हैं। कुणाल शिवांगी को अपनी बातों से मना लेता है और अगले दिन जैसे कुणाल उठता है तो उसकी आंख में एक दाना हो जाता है। उस दाने की वजह से कुणाल बहुत ही परेशान हो रहा था, इसीलिए वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर कुणाल की आंख चेक करने के बाद कुणाल से बोलते हैं, जी घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये नॉर्मल दाना हो गया है आपकी आंखों में गंदगी की वजह से। लेकिन ये ठीक कब तक होगा ये तो बताओ, क्योंकि इस दाने की वजह से बहुत परेशानी हो रही है। बार बार ये आंख बंद हो रही है, कोई देखेगा तो यही बोलेगा कि मैं आंख मार रहा हूँ। अरे भाई साहब, आप भी ऐसी क्यों बात करते हो? कोई ऐसा क्यों सोचेगा? डॉक्टर साहब, जब ऐसा मुझे ही लग रहा है तो सामने वाले को भी तो लगेगा ना। देखिए, जो आपको आंखों में ड्रॉप डालनी है वो अभी हमारे पास नहीं है, खत्म हो गई है। आपको उस ड्रॉप के लिए 1 हफ्ते का इंतजार करना पड़ेगा, तभी मिल पाएगी वो ड्रॉप। कोई बात नहीं, आप मुझे लिख कर दे दो, मैं कहीं दूसरी जगह से ले लेता हूँ। मैं आपको लिख के तो दे दूंगा, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो ड्रॉप स्पेशल आई स्पेशलिस्ट के पास ही मिलती है, और आप यहाँ कहीं से कोई ड्रॉप लोगे तो आपको ही परेशानी होगी। अच्छा तो ठीक है, मैं आपके पास 1 हफ्ते बाद आता हूँ, तब तक आ जाएगी, है ना? कुणाल की आंख में जो दाना हुआ था उसकी वजह से बार बार उसकी आंखें बंद हो जा रही थी, और जो कोई भी कुणाल को देखता तो यही समझ लेता कि वो आंख मार रहा है। जैसे ही कुणाल घर जाता है तो वहाँ शिवांगी की सहेली मधु आई होती है। मधु को देखकर कुणाल उसके पास जाता है और बात करने लगता है, लेकिन बार बार उसकी आंखें बंद हो रही थी, इसीलिए मधु को ये लगता है कि कुणाल उसे आंख मार रहा है। थोड़ी देर में जब वहाँ शिवांगी आती है तो मधु बोलती है, शिवांगी, अपने पति को थोड़ा समझा कर रख। देख रही है कैसे आंख मार रहा है? तेरा सोच कर अब तक मैं चुप रह गई। अगर कोई और लड़की होती ना तो अब तक थप्पड़ खा चुके होते ये। कुणाल, ये क्या हरकत है? मुझे आंख मारते हो क्योंकि मैं आपकी बीबी हूँ, पर क्या आप पराई लड़की को भी आंख मारोगे, और वो भी मेरी सहेली को? अब आपको अपने बारे में ये सब सुनना क्या अच्छा लग रहा है? अरे मधु, शिवांगी, तुम दोनों ही मुझे गलत समझ रहे हो, मैं आंख नहीं मार रहा हूँ। कुणाल सफाई दे ही रहा होता है
लेकिन सफाई देने के बीच वापस से आंख मारता है। ये देख वापस मधु गुस्से में शिवांगी से बोलती है, अब तो तूने खुद ही अपनी आंखों से देख लिया ना कैसे आंख मार रहा है तेरा पति मुझे। कुणाल, ये क्या कर रहे हो? अरे अभी तो मैंने तुम्हें समझाया था और अब मेरे ही सामने तुम आंख मार रहे हो मेरी सहेली को। अरे क्यों मेरी नाक कटवाने में लगे हो तुम? तेरा पति तेरे हाथ से निकल रहा है, थोड़ा संभाल कर रख वरना तेरे हाथ से निकल जाएगा। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है, तभी तो पहले मेरा जन्मदिन भूल गए और अब मेरी दोस्त को आंख मार रहे हो। चल मधु, मैं तुझे बाहर तक छोड़ के आती हूँ, इनसे तो मैं बाद में बात करती हूँ। शिवांगी इतना बोलकर मधु को घर के दरवाजे तक छोड़कर आती है और गुस्से की वजह से ना ही कुणाल से बात करती है, ना ही कुणाल की कोई बात सुनती है। शिवांगी अपने काम में लग जाती है। अब कुणाल भी बेचारा क्या समझाए शिवांगी को। वो खुद ही अपनी आँख के दाने की वजह से परेशान था, इसीलिए ज्यादा कुछ नहीं बोलता है। उसी शाम शिवांगी बाजार से सब्जियां लेने जा रही होती है, तभी कुणाल भी उसके साथ जाने लगता है। पूरे रास्ते में दोनों एक दूसरे से बातें नहीं करते हैं। थोड़ी दूर जाकर जब शिवांगी सब्जी लेने लगती है तो वहाँ एक और औरत आती है। वो औरत को कुणाल को आंख मारता हुआ देखकर उसे एक जोर से थप्पड़ लगाती है और बोलती है, हाय राम, कैसे कैसे लोग हैं, ऐसे भरी बाजार में एक औरत को आंख मार रहा है। अरे जाकर अपनी बीवी बहन को आंख मारना, यहाँ क्यों गंदगी करने आ गया? नहीं मैडम, आप मुझे गलत समझ रही हो, मैं आंख नहीं मार रहा हूँ। मैं गलत समझ रही हूँ? अरे बेशर्म, तेरे जैसे आदमियों की वजह से ही तो हम औरतों की जिंदगी मुश्किल हो गई है। थोड़ी भी शर्म नहीं है? खुद की उम्र और मेरी उम्र में अंतर तो देख ले। आप ये क्या बोल रही हो? मेरे पति आपको आंख क्यों मारेंगे? पागल हो गई हो क्या आप? अच्छा हुआ शिवांगी, मैं तुम्हारे साथ आया हूँ, अब तुम ही समझाओ ना, मैं क्यों भला किसी को आंख मारने लगा। अरे सफेद झूठ बोल रहा है ये आदमी तो। और बहन जी, आपको अपने पति को बोलना चाहिए, ना कि मुझे। यहाँ इतने लोग हैं, किसी से भी पूछ लो अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो। कुणाल, ये औरत क्या बोल रही है? वैसे भी ना तुम्हारा ये आंख मारना बहुत हो रहा है। लो, अब तो इस आदमी की बीवी भी खुद बोल रही है। दूसरों को बोलने से अच्छा है कि खुद को ही देख लो पहले। शिवांगी, तुम तो समझो, मैं क्यों किसी को आंख मारने लगा। तुम बस चुप हो जाओ, मुझे कुछ नहीं सुनना है अब। और बहन जी, माफी मांगती हूँ अपने पति की तरफ से, माफ कर दीजिए इन्हें। शिवांगी वहाँ कुणाल की तरफ से माफी मांगती है और कुणाल को लेकर वापस घर चली जाती है। कुणाल की इस हरकत से शिवांगी को बहुत गुस्सा आता है और वो जैसे ही घर जाती है तो कुणाल से बोलती है, मेरी दोस्त सही बोल रही थी तुम्हारे बारे में, ये तुम्हारा आंख मारना ना बहुत हो गया। पहले मेरे दोस्त के सामने और अपनी से बड़ी औरत को आंख मारते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? शिवांगी, कम से कम एक बार मेरी बात ठंडे दिमाग से तो सुन लो, फिर तुम्हें खुद ही समझ आ जाएगा कि मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। तुम मेरी बात सुनने को ही तैयार नहीं हो। मेरा आंख मारने वाला पति बाहर दूसरी औरतों को आंख मार रहा है और इतना कुछ होने के बाद भी मैं उनकी बात ही सुनूं? पागल दिख रही हूँ क्या तुम्हें मैं? शिवांगी कुणाल को सुना ही रही होती है कि इतने में कुणाल को डॉक्टर का कॉल आता है और शिवांगी को लेकर डॉक्टर के पास चला जाता है। वहां जाने के बाद डॉक्टर कुणाल और शिवांगी से बोलते हैं, जी आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, आपको एक हफ्ते का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कुणाल, तुम मुझे डॉक्टर के पास क्यों लेकर आए हो और ये क्या बोल रहे हैं? मैम, आपको नहीं पता, इनकी आंखों में बहुत छोटा सा दाना हो गया है, जिसके लिए मेरे पास आए थे। तब ड्रॉप नहीं थी, लेकिन अब आ गई है। अब पता चला मैं किसी को आंख नहीं मार रहा था, बस मेरी आंख में दाना हो रखा था, इसीलिए जो कोई भी मुझे देख रहा था उसको यही लग रहा था कि मैं आंख मार रहा हूँ। अच्छा, तो ये बात है, मुझे तो लगा कोई और ही बात है। शिवांगी को अब सारी बात समझ आ जाती है और उसे पता चल जाता है। शिवांगी को बुरा तो लगता है, लेकिन वो इस बात से खुश थी कि उसका पति आंख मारने वाला नहीं है।